चलिए तो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना चैप्टर चल रहा था कैपिटल बजटिंग। अभी तक हमने काफ़ी सारे मेथड्स पे बात कर ली, एनपीवी, पीआई रेशियो, आईआरआर, ये सब देखा, कंसेप्चुअली समझ लिया, एक एग्जांपल भी देखा कैसे उसको कैलकुलेट करना है। अब जो अपनी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है उसके सारे सम्स तो हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद रेफरेंस बुक के जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो अभी मॉड्यूल की शुरुआत कर रहे हैं। कैपिटल बजटिंग का कंटेंट है आपका, दिस इज चैप्टर नंबर 13। अब यहाँ पे जो सम्स दिए हुए हैं, जो टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए वो सम्स को टारगेट करेंगे। थियरी वाला पार्ट भी नेसेसरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर में थियरी क्वेश्चंस भी लेते हैं। तो फॉर्मेट 100% प्रैक्टिकल सम्स वाला नहीं है, सारे सम्स ही आएंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पूरे 100 मार्क्स के पेपर में 40% थियरी होगी मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। तो थियरी वाले टॉपिक्स पे भी हम इक्वली फोकस करेंगे। अब इसमें थियरी है, मैं आपको जो कंसेप्ट समझाता जा रहा हूँ उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज मैंने कवर कर ली। एट द एंड ऑफ द चैप्टर अपने मॉड्यूल में गो थ्रू कर लेंगे कि थियरी आंसर्स कौन कौन से हैं जिनको एग्जाम में पेपर सेटर यूज कर सकते हैं, वो भी कंप्लीट कवरेज हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल अभी सम्स पे फोकस करते हैं। ये आपका मॉड्यूल का पूरा कंटेंट। देखो ये सब मेथड्स पे हमने बात की थी, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, नॉन डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग, नॉन डिस्काउंटिंग वाले में पेबैक, एआरआर, डिस्काउंटिंग में एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये तीनों मेथड जो है इस पे हमने भी बात की और इसके समझ देखने वाले हैं, बाकी की दो अभी पेंडिंग है। पेबैक पीरियड वैसे बड़ा सिंपल है, जब सम्स पे आए हैं तो एक बार सम्स खत्म कर देते हैं। पेबैक वाले सम्स उसको जानेंगे। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, स्टार्टिंग में सब नॉन डिस्काउंटिंग वाले। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 है आपके सामने। अब इन्होंने इसके अंदर आपको कुछ डेटा दे रखा है, मल्टीपल मेथड्स दिए हुए हैं। हम अभी एमपीवी मेथड पे फोकस करेंगे बिकॉज अपना वही अप्रोच है। पेज नंबर आप देखो, इलस्ट्रेशन नंबर है 6। चलो ठीक है, देखो उसमें मिलेगा 500 एग्जैक्ट 500 मिला। इलस्ट्रेशन नंबर 6 दैट इज 500। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि जो कंपनी है वो एक मशीन परचेज करने का कंसिडरेशन कर रही है। उनके पास दो मशीन अवेलेबल है ऑप्शंस में। मशीन की जो इनिशियल कॉस्ट है दैट इज 50,000 रुपीज और जो सैलवेज वैल्यू एस्टिमेटेड है वो 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब दोनों मशीन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम सेल आउट कर देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे, वो पॉइंट बोला है। अच्छा, इस मशीन से आप कितना कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो दे रखा है। अब एक बात तो है, यहाँ पे लिखा है अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन, यहाँ लिखा है कैश फ्लो, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन मतलब क्या हुआ, पीएटी हुआ, यहाँ लिखा है कैश फ्लो। अब पीएटी कंसीडर करें इसको या सीएफएटी कंसीडर करें, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। यहाँ पे कैश फ्लो लिखा है। अब इसका आइडिया एक बार सॉल्यूशन से चलेगा क्या कंसीडर किया है, जस्ट टू मैच द आंसर, क्योंकि वो गलती है, मिस्टेक है उनकी। तो
एक चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, कैश फ्लो में। सर अगर एग्जाम में ऐसा हुआ है तो एग्जाम में वैसे ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं तो फिर ये अमाउंट के बेसिस पे भी देख रहा हूँ, जो अमाउंट्स है उसका टोटल करोगे तो 50,000 से ऊपर ही जा रहा है। मोस्टली ईएटी होता है तो बहुत बार कम भी होता है ऐसा भी होता है। पेपर में ऐसी मिस्टेक बहुत रेयर होती है क्योंकि वो बार बार वेरीफाई होता है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। बट ये मिस्टेक मॉड्यूल में कंटिन्यू हो रही है और उन्होंने चेंज नहीं की, ये पहले से है, जब से न्यू मॉड्यूल आई है ना, ये सब में मिस्टेक चली गई। तो अपने कैश फ्लो लिखा है तो कैश फ्लो ट्रीट करके ही उसको चलेंगे, ऐसा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमें निकालना है एनपीवी और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है कौन सी मशीन जो है वो बेटर है। तो अप्रोच क्या रहेगा हमें वो देखना पड़ेगा। मशीन वाइज कैलकुलेट कर लो आप। जैसे आपके सबसे पहले जो है मशीन एक्स, मशीन एक्स की बात करें तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है आपका वो तो फिक्स है 50,000 रुपीज़, और जो बाकी के कैश इनफ्लोज आ रहे हैं वो आपके सामने दे रखे हैं। अब हमें करना क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी सारे कैश फ्लोज की। तो प्रेजेंटेशन वही रहने वाला है, टेबुलर फॉर्मेट, ईयर, CFAT, TVIF और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन अपना रहेगा। ईयर वाइज आप देख लो 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज आपके सामने 15,000, 20,000, 25,000, 15,000, 10,000। और PVIF के लिए कुछ डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया होगा यहाँ पर, दे दो। क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं है 10%। ठीक है, तो PVIF आपको जो यूज़ करना है वो 10% वाला फैक्टर यूज़ करना है, वो ये आएगा 0.9091। अब इसमें देखो आपको एक एक निकालना ही पड़ेगा, ये एन्युटी नहीं, ठीक है, तो वो आपको निकालना ही पड़ेगा। 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209 जैसे फैक्टर है। मल्टीप्लाई करते जाओ, टोटल करते जाओ, ये कितना अमाउंट आ रहा है वो निकाल। 3.790 वो कहाँ नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई करके चला करें। इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा बिकॉज एन्युटी नहीं, अब ईटी फैक्टर करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो उससे कुछ नहीं होगा। लास्ट में क्या है सर 0.620 हाँ 0 तो फैक्टर तो आप ही गिन सकते हो।
बोलो वैल्यू आ जाए तो बताओ। 6540 6540 बाकी सब हाँ 6540 बोलो कितना एनपी ये प्रेजेंट वैल्यू हाँ 65 पीछे का 400 के आसपास आ रहा है मैंने इसमें आ रहा है प्रॉपर्ली लिख के सॉल्व करना। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपकी ऑफ कैश इनफ्लोज। और भी इसमें पॉइंट है सिर्फ एनपीवी तक जाने के लिए, ये सैलरी वैल्यू। अब देखो हमें तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखना होता है। आउटफ्लो 50,000 है वो आपके सामने है, इनफ्लो में एक ये है 65,000। एक और चीज़ है, वो जो सैलरी वैल्यू की बात हो रही है ना 3,000 रुपये, वो 3,000 रुपये आपका 5 साल के बाद वापस आएगा। आज जो 50,000 लगा रहे हो मशीन में, 5 साल मशीन यूज करके बेचोगे 3,000 वापस मिलेगा। तो वो इनफ्लो में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मिलेगा ना वो 3,000 में। एक्चुअली मैंने वो 3,000 आप यहाँ पे चाहो तो प्लस कर सकते हो, एक ऑप्शन ये है, या फिर उसको अलग से कैलकुलेट कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3,000 आपको मिल कब रहा है? आफ्टर 5 ईयर्स। तो उसकी भी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 3,000 इंटू PVIF। समझ आया? कितनी वैल्यू हो जाएगी देखिए। करो 162 186। ठीक है, तो ये भी तो इनफ्लो है। अब अगर एनपीवी कैलकुलेट करना है हम क्या करेंगे? जो भी कैश इनफ्लोज है उसको करेंगे प्लस, और जो आउटफ्लो है उसको करेंगे माइनस। देख लो कितना आंसर आ रहा है। निकाल फटाफट अमाउंट। वन 17263 17263 बोलो आ रहा है। दिस इज एनपीवी फॉर मशीन एक्स। कोई कंफ्यूजन? कैसे गिनना है पता चला? सेम मशीन वाई के लिए ट्राई करें। अब देखो आपके सामने सर सैलवेज मतलब क्या होता है? अपने डेप्रिसिएशन में टर्म आता है। जब अपने कोई जैसे 50,000 की मशीन आज खरीदी है, 5 साल यूज किया, अब पुरानी हो चुकी है, तो क्या करोगे? स्क्रैप कर दोगे। तो कोई रद्दी वाले को, बंगाल वाले को मशीन बेच दोगे, तो वो कुछ तो पैसे देगा आपको, उसको बोलते हैं सैलवेज वैल्यू। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर द लाइफ ऑफ द असेट। अब ऐसे मशीन वाई जो है उसके लिए आपको खुद कैलकुलेट करना है। देखो प्रेजेंटेशन ये रखना है टेबुलर फॉर्मेट, तो इजी रहेगा।
सर एनपीवी 1611713 16417 117 117 बाकी लोगों का आ रहा है? सर ये लाइव करने वाले तो उसको वो आज ट्रायल करूँगा उसका। आज ही माइक वाला रह गया, तो बैकग्राउंड नॉइज आएगा इसकी वीडियो में, तो नॉइज कैंसलेशन वाला माइक जो चार्जिंग में रखा था करके। सर वो लैपटॉप में ये चल नहीं रहा, वीडियो चल नहीं रहा, चलना चाहिए। नहीं चल रहा। उसमें बता रहा है कि only viewed on mobile app ऐसा, cannot be viewed on web। सेटिंग्स का प्रॉब्लम होगा, चेक कर लेता हूँ। देखते हैं वो लैपटॉप में जब कोर्स क्रिएट किया है तो उसमें जो परमिशन दी हुई थी उसमें परमिशन नहीं बात वो तो एनेबल करूँगा तो तुरंत हो जाएगा। ग्रेट टाइम कर बोलो सबका आ रहा है? स्पीड पे फोकस करना, पेपर कंप्लीट नहीं हो, प्रेजेंटेशन एवरेज रखो, ठीक है, स्पीड करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। चलो बताओ कितना आ रहा है एमपीवी मशीन बाई का? Amount of 16,1107. हमारा ये सही है। ये मशीन बाई का हो गया ना। अब एनपीवी के हिसाब से अगर रैंकिंग देना है कौन सी मशीन बेटर है? एक्स, क्योंकि उसका एनपीवी ज़्यादा है। सिंपल हो गया, पता चलो अप्रोच कैसे करना है। बेसिक ऐसे ही समझ है, इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन थे उसका लेवल इससे एक प्लस रहेगा, लेकिन ये बेसिक आपका पता चल जाएगा कैलकुलेशन कैसे करना है। अभी इसमें हमने सिर्फ एनपीवी मेथड सॉल्व किया है, बाकी के दो मेथड भी आगे जब सीखेंगे तो सॉल्व करेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एनपीवी पे फोकस करते हैं। वैल्यूज आपके सामने ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, वो देख लो। अलग अलग प्रोजेक्ट दे रखे हैं, प्रोजेक्ट ए बी सी डी, 4 प्रोजेक्ट है और हर एक प्रोजेक्ट का इनिशियल कैश आउटफ्लो, सीएफटी एनुअली और लाइफ ईयर सब कुछ डेटा अवेलेबल है। अब इसके बेसिस पे आपको पेबैक पीरियड, एआरआर, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड ढूंढना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दे रखना है। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड निकालने के लिए एनपीवी वाला कंटेंट फाइंड करना ही पड़ता है। एनपीवी और पीए काफ़ी हद तक रिलेटेबल है। एनपीवी में हमने देखा था फॉर्मूला है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये था। और ये अगर पीए निकालना तो पर रुपी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे अपोर्ट करके सॉल्व करके देख लें, वैसी बात हो गई। एक एक प्रोजेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पीए रेशियो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर प्रोजेक्ट ए, तो प्रोजेक्ट ए में जो सीएफएटी वो कितना है? 15,000 है और लाइफ कितनी है? 12 साल। डिस्काउंटिंग रेट आपको बोला हुआ है कंसिडर करना है 10%।
तो कैश फ्लोज का अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे अपने वो जीटी फैक्टर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, 15,000 रुपये एनुअल CFA हर साल, मतलब 1 से लेकर 12 ईयर तक एवरी ईयर 15,000 ही आने वाला है। पिछले समय में कैसा था, 15, 10, 20, 25 अलग अलग था, तो एक एक मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना पड़ा। यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आप 12 साल का जीटी फैक्टर ले लो और उसको एक ही बार 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, एन्युटी है, बात खत्म हो जाएगी। अरे बात समझ, ये अपन ने कैलकुलेशन में दोनों चीजें देखी थी कि CFA पर एनम अगर इक्वल है तो डायरेक्टली जीटी फैक्टर से एक ही बार मल्टीप्लाई कर दो, बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। और अदरवाइज अगर एन्युटी नहीं है, कैश फ्लोज डिफरेंट है, तो फिर आपको ईयरली मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है, जो लास्ट सम में है। यहाँ तो डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया ना। अब देखो ये फॉर्मूला में अगर मैं ये चीज रख दूँ तो कैसे दिखेगी, 15,000 CFA एनुअल CFA पर एनम वैल्यू है और 12 साल का जीटी फैक्टर से, तो वो होगा PVFA एट 10% वैल्यू। ठीक है, आया समझ में? डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो 96, वेरी सिंपल। अरे बात समझ में? किया क्या मालूम पड़ा? ये अदरवाइज अगर कैश फ्लोज डिफरेंट होते ना तो कैसे मैं बता रहा हूं, कैश फ्लोज डिफरेंट होते तो ऐसे लिखना पड़ता, 1 2 से लेकर 12 तक 15,000 ऐसे लिखो, फिर हर साल का फैक्टर मल्टीप्लाई होता, फिर वैल्यू आएगी, फिर होता टोटल, तो उसमें आपको एक एक मल्टीप्लाई कर करके गिनना पड़ता। और क्योंकि यहाँ पूरा 15,000 सेम ही है तो मैंने क्या किया, इसका टोटल कर दिया और इसके टोटल को एक ही बार 15,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, अपना जीटी फैक्टर या फिर PVFA है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की। तो क्या कर रहे हो पता चलना चाहिए। अब ये तो आप कैलसी पे डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1 डिवाइड बाय 1.1 12 बार इक्वल टू फिर जीटी वैल्यू आ जाएगी, निकालो फैक्टर कितना आ रहा है बताओ। 6.8136 तो 15,000 1.0646 PI total. Answer total 1.0646 46. ये आ गया PI रेशियो। ये क्या सजेस्ट करता है कि आप 1 रुपया लगाओगे तो 1.0646 रुपये वापस आएगा, तो बचेगा आपके पास बाकी का 0.646 इतना बचेगा। तो दिस इज द PI रेशियो पर रुपये रिटर्न। अब ये एक प्रोजेक्ट का रिटर्न हुआ ना ए का, वैसे बाकी 3 का भी निकालना पड़ेगा। फिर जब रैंकिंग देंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, तो हायर द PI इट इज बेटर, जितना हायर होगा उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो चारों का PI कैलकुलेट करोगे, जैसे इसका भी आ गया 1.0646, वैसे बाकी सबका भी लो, हाईएस्ट PI जिसका होगा उसका फर्स्ट रैंक आएगा। वैसे स्टार्ट कर कैलकुलेशन। बोलो क्या डाउट है तो तुरंत पूछो, डाउट तो मैं अगला साल फिर आपको करना है। आया समझ में? क्लियर है? ठीक, स्टार्ट करो। तीनों के PI बाकी के निकालो और मुझे बताओ, फिर रैंकिंग डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे। The present value index method. नेट प्रेजेंट वैल्यू तो वो हो गई ना NPV। हम PI फाइंड कर रहे हैं, मतलब PI के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। टर्म्स दोनों सेम ही है, NPV में माइनस करते हैं डिवाइड करते हैं, बस बाकी तो सेम ही है। कैलकुलेशन तो उतना ही करना है। कंप्लीट करो।
इंडेक्स प्रोबेबिलिटी इंडेक्स એટલે પ્રેઝન્ટ એટલે પીવી एनपीवी હા કેટલી વાર हो रहा है सॉल्व? कहाँ तक पहुँचे? फोर्थ। बी का सबसे ज़्यादा इनके सॉल्यूशन से मैं टैली कर लूँ। बोलो हो गया चारों कंप्लीट। अब इसमें रैंकिंग में वही है जिसका पीआई सबसे ज़्यादा उसका रैंकिंग हायर।
ठीक है, पर रुपी जो प्रोजेक्ट ज़्यादा रिटर्न देगा वो बेटर है। एनपीवी में कभी वही है कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को इग्नोर कर देता है, सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर देखता है कि भाई ये जो नंबर आएगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी तो लग रहा है ना। तो पर रुपी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पीआई, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की कंडीशन। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इस समय तो अभी पीआई वाला ही अपने से कैलकुलेट होना था जितना अपन ने सीखा है, और सम्स देखते हैं जिनमें एनपीवी वाला पॉइंट आपको मिल जाए। ये एआरआर मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं छोटे छोटे, एक एक करके सब पे बात करेंगे। चैप्टर के एंड में कुछ समझ लेंगे। तो देख लो पैम्फलेट में कुछ भी बताना है। पेज 525 पे है क्वेश्चन नंबर 2, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये टॉपिक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 524, पहला केस स्टडी वो समझ लीजिए। यहाँ पे 4 प्रपोजल्स आपको दे रखे हैं, चारों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताया हुआ है। एनुअल नेट कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्सेशन बट बिफोर डिप्रिसिएशन, तो वही हो गया ना सीएफटी, अंडरस्टूड। लाइफ और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का ये जीटी फैक्टर भी दिया गया है, ये अंडरस्टूड है। ये 4 पॉइंट समथिंग है तो जीटी फैक्टर ही होगा, बिकॉज इंडिविजुअली ईयर का होता है तो 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कैसे वो भी देख लो। पहले तो बोला पे बैक पीरियड, चलो वो तो अपना बाकी है। दूसरा बोला रैंक द प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज नथिंग एल्स बट एनपीवी। कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं हम, उसके बाद रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो एनपीवी का दूसरा नाम हो गया। कंफ्यूज करने का तरीका और कुछ आपको अगर वो नहीं स्ट्राइक हुआ तो पता नहीं चलेगा मेथड कौन सा है। और डिस्काउंटिंग रेट 20% तो बोला ही। अब आपको एनपीवी निकालना है तो तरीका वही जो कि पिछले साल में किया, सॉल्यूशन नहीं देखते, ट्राई करेंगे। पहला तो है सेम फॉर्मूला रहने वाला है, जो ए वाला प्रोजेक्ट है उसमें आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो दे रखा है 31,300 और CFAT पर एनम बेसिस पे बोला है एनुअली, तो दे रखा है 6,000। लाइफ है 10 साल। तो आपको पता है कि एनपीवी निकालना है तो मुझे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउट, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वेरी सिंपल, अगेन जो CFAT है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो पीवीफा ऑलरेडी दे रखा है, तो मेहनत करनी नहीं, सीधा 6,000 इंटू 4.192 मल्टीप्लाई करो माइनस इनिशियल आउटपुट एनपीवी आ गया, सिंपल। ठीक, इतने बेसिक सम्स आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इससे एडवांस भी आएंगे। पहले आपका बेसिक सेटअप हो जाए ना, फिर बाकी सम्स में दिमाग से लेंगे। सम्स में अच्छा खासा टाइम लगेगा और मैं थोड़ा बैच का आपका टाइम स्लॉट भी बढ़ाऊंगा जब सम्स का रहेगा, बिकॉज FM में काफ़ी सारा सिलेबस है, तो अपने ट्राई करेंगे 1.5 आवर का स्लॉट रखेंगे,
1 घंटे में तो मज़ा ही नहीं आएगी, सम शुरू होते खत्म हो जाता है। तो 1.5 घंटे का सेटअप करेंगे, थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों के नाश्ता वास्ता लंच में जो लेके आना है भले लेके आ जाना, ज़्यादा बैठना में तो प्रॉब्लम है। बिकॉज 3 सब्जेक्ट थियरी के लिए 1 आवर चाहिए, इसके लिए 1.5 घंटा चाहिए, 4.5 घंटे आपके वही घंटे। तो स्लो चलूँगा ना तो फिर बाद में किसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि एफ के बाद अकाउंट्स की, तो बेटर है अपने टाइम अच्छे से दें। तो घर पे सम्स कम करने पड़ेंगे, मैं 90% सम्स आपके यहीं करा दूँगा। सेम टाइप वाला कोई वो रिपीट तो प्रैक्टिस करो, बाकी यहीं सॉल्व करो। मैथ्स में सॉल्व करते जाओ, मुझे भी टेंशन नहीं बाकी रह गए क्या है। चारों में कैलकुलेट करो, देखो एनपीवी, जिसका एनपीवी ज़्यादा होगा वो बेटर होगा, बस वहाँ पे सम कंप्लीट हो जाए तो फिर नेक्स्ट सम पे चलते हैं। सी एनपीवी प्रोजेक्ट सी में सबसे हाईएस्ट आ रहा है, बाकी सबका इन्होंने एनपीवी इंडेक्स निकाल दिया, ऊपर इंडेक्स वर्ड यूज किया क्वेश्चन। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, रेट है ना। ऊपर लिखा रेट ऑफ रिटर्न, डीसीएफ मेथड तो चलो समझ आया, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, रेट ऑफ रिटर्न को इंडेक्स से रिलेट कर सकते हैं। ये आ रहा हो गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट वर्ड आ रहा है तो अपने इंडेक्स पे जा सकते हैं। थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए था, इंडेक्स जो वर्ड है ना इंडेक्स, उसका मतलब वो रेशियो हो गया, इंडेक्स इज समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ 1 और समथिंग लाइक दैट, वैसा हो गया। तो वो उन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा, बट ऊपर इंडेक्स वर्ड यूज नहीं किया था, ऊपर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दिया। अब रेट भी निकालते हैं तो इट इज इन परसेंटेज और समथिंग, तो वो भी 1 के बेस पे ले सकते हो। तो इनडायरेक्टली बोला, डायरेक्टली उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। आपने एनपीवी तो निकाला ही है, आपको यहाँ पे पीआई में भी जाना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा। एनपीवी से आपने फाइंड आउट कर लिया ना, पीआई कर लो। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट वर्ड आ गया तो दैट इज समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 100 और समथिंग, किसी भी रेट को अपने एब्सोल्यूट नंबर में नहीं काउंट करते कभी। किसी भी चीज़ का प्राइस होता है तो कैसा होता है, पर यूनिट होता है, भाई इसका रेट क्या है, बोले 100 रुपये का एक, उस टाइप का। तो
रेट मीन्स समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, तो वो पीआई में होता है ना, 1 रुपये पे कितना रिटर्न आएगा पैसा, तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया तो अपन एनपीवी तक पहुंचे, लेकिन जाना पीआई तक है, तो आपने एनपीवी तो निकाला ही है, वही नंबर्स को यूज करके पीआई निकाल सकते हो, जो माइनस किए उनको डिवाइड करना है। ओके, वो अब डिपेंड करता है, कोइंसिडेंस नेसेसरी नहीं है कि सेम है, क्योंकि बेस चेंज हो जाता है ना, तो नेसेसरी नहीं कि सेम है, अलग आ सकता है, सेम आ रहा है तो कोइंसिडेंस। ठीक है, अगर ये हो गया तो सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें डायरेक्ट बोला है, क्लियर बोला है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज दे रखे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है और डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है, सब कुछ है, इसके बेसिस पे आपको निकालना है एनपीवी। स्टार्ट करो। So you pays tax at 50% rate का क्या? 50% रेट का कोई यूज हो रहा है क्या? देखो, अगर कैश फ्लोज ही दे रखे हैं आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री, तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं डेटा को यूज करने की। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या कुछ होता तो भी डेप्री ऐड होता, तो वो 50% टैक्स के रेट का कोई यूज नहीं दे रखा है, लेकिन काम का नहीं।
देखिए आंसर मैच हो रहा है। तो बेसिक समझ है, एक आपका वो फॉर्मेट पे फ्लो आ जाएगा यहाँ भी, इस तरीके से अप्रोच करना है। एनपीवी और पीआई पे तो एक बार आइडिया और क्या समझ लोग भी बोल सकते हैं। अभी जितना सिखाया उसके बेसिस पे जो समझ बनेंगे मैं वही टारगेट कर रहा हूँ कि इनके ऑर्डर में ऐसे सॉल्व नहीं होंगे और पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। मशीन एक्स, मशीन वाई, सैलरी वैल्यू, ये इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड इनकम इज प्रॉफिट ओवरहोल्डिंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन, बड़ा सम कंपनी का आया ना, कोई क्वेश्चन नहीं दिया। आया ना तो कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, वो फिर आपको रेफरेंस बुक में मिलेगा। चलो अगर यहाँ तक हो चुका है आपका तो अपना नया मेथड समझ लेते हैं, दैट इज पे बैक पीरियड मेथड। बहुत इजी मेथड है पे बैक पीरियड, इसमें दो तीन वेरिएशंस आते हैं वो पता है। तो पहले बेसिक टू समझते हैं। सर ये आंसर में 10-20 10-20 रुपए का कम हो तो वो तो चलेगा, वो डेसिमल के वजह से डिफरेंस आने वाला है। अब हजारों में अगर 10-20 रुपए का फर्क है, लाखों में 100-200 का फर्क है, उतना चलता है, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेसिमल में क्या होता है ना, या तो आप उनका दिए हुए डेसिमल जो तो वो यूज करो, या फिर आप 4 डिजिट रखते हो, कभी आप राउंड ऑफ करते हो 1-2 डिजिट, तो उस वजह से वेरिएशन आता है। बट वो अंडरस्टूड है, वो लोग देखते हैं ना कि हमें कैलकुलेट सही दिया है, फिर आंसर में वेरिएशन आता है, उसके कोई मार्क्स कटते हैं। अच्छा अब देखो आगे पे बैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड है क्या? बड़ा सिंपल है, इसमें डिस्काउंटिंग के बिना भी सॉल्व होता है, डिस्काउंटिंग के साथ भी होता है। दोनों मेथड्स देखेंगे, समझ में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बहुत बेसिक आइडिया इन्होंने लगाया यहाँ पे, मैं कुछ नंबर्स फ्रेम करता हूँ, ये सब बाद में देखेंगे। आपने इनिशियल कुछ इन्वेस्टमेंट किया प्रोजेक्ट में, लेट दैट इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख रुपीज़, और जो कैश फ्लोज हैं वो ईयर वाइज डिफरेंट कैश फ्लोज दे रखे हैं। 4 साल का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ईयर में कुछ 20,000 आया, 30 आया, 40 आया, बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कुछ 5 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। टोटल कर लेते हैं कितना जा रहा है, 50, 90, 120, 145, 1,45,000। अब 1 लाख रुपए लगाया है, 1,45,000 वापस आया 5 साल में। डिस्काउंटिंग तो हमें इग्नोर कर लें, पेबैक पीरियड में बेसिक तो बोला है कि डिस्काउंटिंग नहीं करना। पेबैक का मतलब ये है कि इस कैश फ्लो के हिसाब से ये 1 लाख रुपए रिकवर होने में कितने साल लगेंगे, कितने साल में वो पैसा वापस आ जाएगा, उसके बाद ऊपर की कमाई होती रहेगी, वैसी बात है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है, और इसमें करना क्या है, क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट ईयर के एंड तक 20,000 वापस आ चुके हैं, सेकेंड ईयर के एंड तक 50,000 वापस आ चुके हैं, 20 तो आए था, 30 और आ गया, 50 रिकवर हो गए। थर्ड ईयर के एंड तक 90, फोर्थ ईयर के एंड तक 120, फिफ्थ ईयर के एंड तक 140। यही है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, कॉमन सेंस वाली चीज। अब हमें देखना है कि इसके हिसाब से 1 लाख रुपए रिकवर होने में कितना टाइम लगा। मिनिमम 3 साल तो लग गए, पर 4 साल पूरे होते होते 120 हो गया, 100 क्रॉस हो गया। तो कहीं ना कहीं 3 और 4 साल के बीच में वो पॉइंट आया होगा जहां मेरा रिकवरी पूरी हो गई होगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पेबैक पीरियड। 3 साल, 3.25 साल, 3.5 साल जो लगे होंगे, दैट इज कॉल्ड द पेबैक पीरियड। कि भाई 5 साल का प्रोजेक्ट है, 3 पॉइंट समथिंग इयर्स तो मेरे रिकवरी में लगे, उसके बाद जो आया वो सरप्लस। अरे बात समझ एकदम सिंपल भी नहीं, इसको गिनना कैसे, कैलकुलेशन वाला पार्ट में देख लेते हैं।
कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लो, इसका कोई फॉर्मूला जैसा नहीं है। 3 इयर्स तो बेसिक हो ही रहा है यहाँ पे, वो आपको इसी से दिख रहा है। अब 3 to 4 के बीच में कितना टाइम एग्जैक्ट लगा वो कैसे पता चलेगा? तो इसमें ऐसे देखा जाता है कि देखो 3rd ईयर से 4th ईयर तक जब आप गए यहाँ से यहाँ तक, तो आपने पूरे साल में कितना कमाया? 30,000 को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस 30,000 को हम इवनली बांटेंगे 12 महीने में कि आपने इक्वली कमाया होगा। अच्छा 90 से 120 की बात हो रही है, लेकिन मुझे जाना कहाँ तक है? 100 तक। मेरा ब्रेक इवन तो 100 पे आ जाएगा, तो 90 से 100 तक जाना मतलब कितने पैसे कमाने पड़ेंगे? 10,000। आपने 4th ईयर में टोटल कितने कमाए? 30,000। लेकिन आपके ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए आपको कितने चाहिए थे? 10,000। और मैंने आपको बोला कि 30,000 हमने 12 महीने में इक्वली कमाए होंगे, ऐसा अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो पहला 10,000 कमाने में कितना टाइम लगा? सिंपल रेशियो, 30,000 पूरे साल में कमाया तो उसमें 10,000 कमाने में कितना टाइम लगा? ये रेशियो निकाल लो, 1/3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3.3। दिस इज योर पेबैक पीरियड, है ना? एकदम रेशियो प्रोपोर्शन, बेसिक और सिंपल सी चीज है। पेबैक पीरियड खत्म, मतलब 5 साल का आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें 3.25 साल या 3.33 इयर्स आपके रिकवरी में चले गए। ऊपर के 1.67 इयर्स में आपने जो कमाया वो सरप्लस, अब तो टैली हो भी जाएगा। इसके ऊपर आपने यहाँ 20,000 कमाया और यहाँ 45,000 आपने सरप्लस कमाया, कोई बड़ी बात। तो पेबैक पीरियड विदाउट डिस्काउंटिंग गिनना तो बहुत ही ईजी और सिंपल है, इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ बोलो। क्लियर? लिख लो, इसको लिखना है, नोट कर लो, बेसिक समझ में आया आपके पास, फिर इसके बेसिस पे सॉल्व करना है। अगला एग्जांपल देता हूँ, उसमें डिस्काउंटिंग भी बता देता हूँ साथ में, एक स्टेप ऐड हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आप ये लिख लो और एक आध सम और बना देता हूँ, सॉल्व भी करके बता दें। बोलो, नोट कर लिए? क्लियर? सर वो 30,000 ये हाँ 4th ईयर की कमाई, 3rd से लेकर 4th ईयर तक गए तो आपने 4th ईयर में कितना कमाया? 30,000। बट हमें पूरा 30 तक जाना नहीं, हमें चाहिए था ब्रेक इवन, क्योंकि मेरी रिकवरी कहाँ खत्म हुई? तो 90 से लेकर जब 100 पे पहुंचे तो हमारी रिकवरी तो यही पे खत्म होगी ना, तो वो कितना अमाउंट हो गया? 10,000। तो हमेशा बेस में उस पर्टिकुलर ईयर का अमाउंट आएगा कि आपने उस ईयर में कितना कमाया, और न्यूमरेटर में आएगा कि ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए था। बस ये सिंपल चीज। हो गया? एक काम बनाना ट्राई करो।
ये नंबर है 80,000, 120, 250, 1 लाख, 125। आपको कितना है पे बैक? देखो 4.909. 4.090 ऐसा है। ये जाने को 4.5 ऐसा है। 2 लाख 4.5 मेरे हिसाब से 3.5 होना चाहिए था। कुछ गलत नहीं? हाँ 3.5 हाँ कुछ रॉन्ग है। अभी तो फोर्थ ईयर था। हाँ थर्ड ईयर में 4.5 हो रहा है, फोर्थ ईयर में 5.5, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3.5 एग्जैक्ट 1 लाख है और कैलकुलेट करोगे तो 3 इयर्स प्लस फोर्थ ईयर में आपने कमाया 1 लाख, बट ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए चाहिए था 50,000। ये रेशियो निकाल दोगे ये आएगा 3.5 इयर्स। अब एक चीज ध्यान रखना 3.5 इयर्स जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 3 इयर्स एंड 5 मंथ्स। जरूरत नहीं है वैसे निकालने की, बट बाई चांस कंफ्यूजन तो ध्यान रखना ये सेम नहीं होते। 3.5 इयर्स जो है वो 3.5 साल मतलब 3 साल और 6 महीने। हाँ कितनी का स्टूडेंट जैसा लिख के आ जाते हैं 3 इयर्स एंड 5 मंथ्स। एक साल में 10 महीने नहीं होते 12 महीने होते है ना। तो एक साल क्योंकि 12 महीने का होता है तो 0.5 ऑफ अ ईयर जो है वो कितना हो जाएगा 6 मंथ्स होगा। ऐसे मत लिख के आ जाना, आंसर ये रखो ना इयर्स में रखो ना 3.5 ईयर क्यों कन्वर्ट करना है, कोई जरूरत नहीं है। बट कभी कभी सबके माइंड में ऐसा मिसकंसेप्शन होता है तो ध्यान में आएगा बता दिए। चलो तो ये आपका पेबैक पीरियड यहाँ पे कंप्लीट। इसमें हम डिस्काउंटिंग भी डाल देते हैं। चलो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एक से एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बाकी स्टोरी वही रहने वाली है। इनिशियल कैश आउटफ्लो अज्यूम कर लो 1 लाख रुपए, ईयर वाइज CFD ले लेते हैं। ये हो रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 10% पर annum। अब देखो अगर डिस्काउंटिंग ऐड कर दे इसमें इस टॉपिक में तो पूरा कैलकुलेशन सेम रहता है, बस फर्क ये है कि जब क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालते हैं ना तो ये कैश फ्लोज यूज नहीं करते, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यूज करते हैं। तो पहले आप क्या करोगे डिस्काउंटिंग करोगे, फैक्टर्स आपको पता ही है। इससे जो आएंगे वो होंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एट प्रेजेंट वैल्यू। ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आएंगे इनको हम करेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, इसका क्यूमुलेशन करेंगे और फिर इसके बेसिस पे पेबैक पीरियड निकालेंगे। जब डिस्काउंटिंग वाला एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया कि हम डायरेक्ट कैश फ्लोज यूज नहीं कर रहे, हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यूज कर रहे हैं पूरे साल, बस इतना फर्क है। क्योंकि मेथड में बोला है कि डिस्काउंटिंग कंसीडर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली दिस इज मोर रेलेवेंट। ठीक है डिस्काउंटिंग तो होता ही है, रियल लाइफ में तो डिस्काउंटिंग करना ही पड़ेगा, आप बुक में मत करो चलेगा। तो जो नॉन डिस्काउंटिंग वाला पेबैक पीरियड मेथड है वो सिर्फ थियरी मेथड, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल तो डिस्काउंटेड वाला ही होगा, और अगर ऐसा आया तो आपको सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। तो जैसे निकालोगे तो अमाउंट कितना आ रहा था 18,181 ऐसा मिला है करके देख लेंगे। तो बाकी के फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले जो कैश फ्लोज आएंगे ना आपको इनको यूज करना है टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। यहाँ तक आने के बाद पूरा सम इसके बेसिस पे होगा, बाकी आगे का सम सेम रहना, कोई फर्क नहीं।
ट्राई करना तो कर लेंगे। आज एक किलोमीटर कैसे हो जाएगा? आनो करना टोटल करेगा कितना लगेगा? आनो करना किलोमीटर। ओ हाँ बिना बनते बोलो। Three point three five. 3.35। बाकी सबका क्या है बताओ। अलग अलग आंसर डाल। आने चलाऊंगा आने CFAT कंप्लीट CFAT तो आज है दोनों का सेम है 3.80। तुम्हारा क्या लगा था मिस्टेक? सेशन तुम्हारा क्या है?
मेरा बेस कैसे गया? 182 तो मुझे चेक करना पड़ेगा। इन्होंने ना वो बेस लिया इसलिए हमने वो लिया था। क्या उसमें बेस लेंगे तो वो CFET लेंगे या DCF वाला वो लेंगे। बेस? हाँ बेस भी तो ये वाला लेंगे। हाँ तो सही है आंसर। एक बार ये कॉलम आ गई उसके बाद इस कॉलम में काम ही नहीं है। ओके, मैंने CFD लिया था। हाँ इसलिए आ गया आंसर। ये कॉलम निकालते ही इसको भूल जाओ, फिर आगे का पूरा सम इसमें बना। आ गया। ठीक है, पता चला? तो देखो पेबैक पीरियड कैसे निकालना है, यहाँ से आपके सामने मॉड्यूल के जो सम्स है जिसको पेबैक पीरियड है अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद 2 था, यहाँ पे पेबैक पीरियड जो है ना अप्लाई कर सकते हो। पेबैक पीरियड हो गया डिस्काउंटेड पेबैक हो, स्टार्टिंग में भी जो इलस्ट्रेशन थे उसमें भी होंगे 1-2 और ये एक्सरसाइज में भी है, तो उससे जो करके ट्राई करो अच्छी देखो क्या होता है। जो रिपीट टाइप के वो हो सकते हैं, बाकी नए वाले सारे यही कराऊंगा। बस तो इतना रखते हैं इसको, बाकी का फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कौन से करना? इलस्ट्रेशन को देखो स्टार्टिंग में